Hello guys, welcome back in Study 4. As you have seen in the thumbnails, in today's session we are going to discuss about my very important chapter acid, bases and salt. It is very important chapter for the standard 10th and those students who deserve IIT and medical in futures. So let's start without wasting our time. देखो बच्चों, मैंने यहाँ दो कंपाउंड्स लिखे हैं H2CO3 और दूसरी कंपाउंड HClO4। अगर मैं दोनों का नेम क्लियर कर दूं तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, कि इन दो कंपाउंड्स की नेचर्स क्या होगी, तो आप थोड़ा सा सोचने लग जाओगे कि बेसिकली सर ने क्या क्वेश्चंस कर दिया है कि इन दो कंपाउंड्स की नेचर्स क्या होगी। जो बोर्ड पर जो कंपाउंड्स लिखी गई है H2CO3 और HClO4, बेसिकली इसकी नेचर्स क्या होगी। मतलब कुछ बच्चे कुछ और सोचने लगेंगे, कुछ और सोचने लगेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर है कि इन कंपाउंड्स जो रिटन कंपाउंड्स हैं इनकी नेचर्स का मतलब कुछ और नहीं कि इसकी बिहेवियर क्या है। मीन्स कि ये कंपाउंड साइंस के दुनिया में, केमिस्ट्री के दुनिया में कैसा बिहेव करती है। क्या ये एसिडिक बिहेवियर है, क्या ये एसिड के जैसा बिहेव करता है, क्या इसके अंदर बेसिक बिहेवियर है, क्या ये बेसिक बेस के जैसे बिहेव करता है, क्या ये एक सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट के जैसे बिहेव करता है। तो चलिए आज हम इन सेशन में इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि दुनिया में जितने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रही है या फिर जो कंपाउंड हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेसिकली उस कंपाउंड्स की क्या नेचर हो सकता है, वो कंपाउंड्स कैसा बिहेव करता है, क्या वो एक एसिड है, क्या वो एक बेस है, क्या वो सॉल्ट है ना। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर अपने को इन चैप्टर में मिलने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में। हम इजीली बहुत आसान तरीके से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कोई भी गिवन अननोन कंपाउंड है उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है या सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है। मीन्स कि वो एसिड के जैसे बिहेव करेगा या बेस के जैसे बिहेव करेगा या फिर सॉल्ट के जैसे बिहेव करेगा। होप इट इज क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्ड्स है एसिड। वर्ड जो बार बार सुनाई दे रही है इस चैप्टर में, अपने को दिखने को मिल रहा है एसिड 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 एंड एसिड, एवरीवेयर एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि एसिड वर्ड, ये जो वर्ड है एसिड वर्ड है ना, ये एसिड वर्ड एक्चुअल में लैटिन वर्ड से बनी हुई है। एक लैटिन वर्ड है लैटिन लैंग्वेजेस की, जिस जो वर्ड है एसिडस, एसिडस, और इस एसिडस वर्ड से मॉडिफाई करके, एसिडस वर्ड को मॉडिफाई करके साइंटिस्ट ने अपने को एक वर्ड दिया है दैट वर्ड इज एन एसिड। और इस लैटिन वर्ड में एसिडस का मीनिंग होता है बच्चों कि एनीथिंग एल्स विच इज सॉर इन टेस्ट, विच इज सॉर इन टेस्ट। वो कोई भी चीज जो टेस्ट में क्या हो, सॉर हो, खट्टा हो, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो होप इट इज क्लियर कि हमने समझ लिया कि एसिड वर्ड जो थ्रू आउट द चैप्टर्स जो बार बार रिपीट करेंगे अपन, एसिड 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 एसिड। एक्चुअल में ये वर्ड कहां से आई है, ये वर्ड बेसिकली लैटिन के वर्ड एसिडस को मॉडिफाई करके बनाई गई है। एसिडस वर्ड को मॉडिफाई करके अपने को क्या मिला है, एसिड वर्ड मिला है। और उस लैंग्वेज में जो लैटिन वर्ड में जो एसिडस वर्ड है, उस एसिडस वर्ड का मीनिंग होती है सॉर इन टेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर अपन एसिड की बात करें तो एसिड की भी क्या मीनिंग अपन लगा सकते हैं कि सर दैट इज सॉर इन टेस्ट। एसिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मटेरियल है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो टेस्ट में क्या होगी, खट्टी होगी, सॉर होगा। होप इट इज क्लियर। अब बच्चों अब हम आगे एसिड्स में आगे बढ़ने से पहले एसिड्स के रिगार्डिंग तमाम डेवलपमेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से
कैसे साइंटिस्ट को ये चीज़ पता चला कि कोई कंपाउंड, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या कोई अननोन कंपाउंड, उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या सॉल्ट का प्रॉपर्टीज़ है, कैसे उन्होंने समझा और फिर आप तक पहुंचाया। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी से बारीकी से आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको ये आसान तरीके से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में एसिड वर्ड या एसिड की बात जो हम किसी भी कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड के जैसे बिहेव करेगी या फिर वो एसिड है, उसके पीछे क्या बेसिक राज है। सबसे पहली चीज़ें हम थोड़ी सी आपको और भी एक्सप्लेन कर दें। इस थ्रू आउट द चैप्टर सबसे पहले अपन एसिड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद बेस को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। एसिड्स में सबसे पहले एसिड्स की पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या होगी, इनकी एसिड्स की डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या रही है, कैसे पता चला कि कोई भी इंडिविजुअल अननोन कंपाउंड एक एसिड्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड्स के कितने टाइप्स हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स आर एसिड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर एग्जिस्ट इन द केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में कितने टाइप की एसिड्स एग्जिस्ट करती है। तीसरी पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ एसिड्स, एसिड्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी। किसी भी एसिड को अगर अपन लेते हैं तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, एक बेसिक फिजिकल कंडीशंस, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी वो अपन सीखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम सीखेंगे कि उन्हीं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकली वो एसिड्स किस तरीके से बिहेव करेगा, केमिकली हम उसको कैसे समझ पाएंगे, केमिकली प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एसिड्स का क्या होगा। और लास्ट में हम सीखेंगे कि एक उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे लेंगे, जैसे कि कोई भी अननोन कंपाउंड अपने को दिया जा रहा है और उससे पता लगाना है कि ये एसिड्स है, बेस है या सॉल्ट्स है, हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन टेस्ट में पढ़ेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट में, राइट। होप क्लियर कि फिफ्थ पॉइंट जो अपना होगा वो टेस्ट के रिगार्डिंग होगा कि हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे, आसानी से पता लगा सकेंगे कि वो कंपाउंड, वो गिवन कंपाउंड एसिड्स है या बेस है या फिर सॉल्ट्स है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन जो हम पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम एसिड्स की हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, साइंस में क्यों हम इसे स्टडी करते हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ में या कहीं पर भी एसिड्स का अपन क्या यूज कर पाते हैं, क्या बेसिक एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में, है ना, ये सारी पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो होप इट इज क्लियर। पहले समझेंगे कि एसिड्स क्या है, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे टाइप ऑफ एसिड्स कितने हैं, कितने सारे टाइप्स के एसिड्स हैं जो एग्जिस्ट करती है। तीसरी पॉइंट समझेंगे कि एसिड्स के रिगार्डिंग एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। थर्ड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फोर्थ पॉइंट हम समझेंगे कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, कैसे एसिड्स केमिकली बिहेव करती है। फिफ्थ पॉइंट हम समझेंगे कि किसी भी अननोन कंपाउंड्स एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, उसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, मतलब इंडिकेटर्स वहां पर हम यूज करेंगे, या फिर बहुत सारे मेथड्स हम यहां देखने वाले हैं जिससे अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि कोई भी गिवन कंपाउंड वो एक एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम उसकी यूज देखेंगे और फिर एप्लीकेशंस देखेंगे। यूज और एप्लीकेशंस दोनों एक ही चीज है, यूज और एप्लीकेशंस देखेंगे कि लास्टली अल्टीमेटली एसिड्स का हमारे डेली लाइफ में या फिर एसिड्स का क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी पॉइंट्स देखेंगे। होप इट इज क्लियर। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस को मॉडिफाई करके बनाई गई है, और लैटिन वर्ड जो एसिडस है उसकी पर्टिकुलर मीनिंग होती है कोई ऐसी चीज जो टेस्ट में क्या हो, खट्टी हो। इस तरीके से हम एसिड का सिंपल मीनिंग यहां पर लगाते हैं कि ऐसी सब्सटेंसेस जो टेस्ट में क्या हो, सॉर हो, मींस खट्टी हो, दैट इज कॉल्ड एसिड। पर ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सारे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, डेवलपमेंट हिस्ट्री को देखते हैं, है ना, कि कैसे एसिड्स को आइडेंटिफाई किया गया, कैसे एसिड्स को डिफाइन किया गया, कैसे एसिड्स को साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफाइन किया है। ये सारी पॉइंट्स को हम यहां पर समझेंगे। होप इट इज क्लियर। तो बच्चों पॉइंट्स हम यहां पर नोट करेंगे। डेवलपमेंट हिस्ट्री फॉर एन एसिड या अबाउट एन एसिड्स। एक एसिड्स के रिगार्डिंग क्या उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री रही, कैसे पता चला वैज्ञानिकों को कि कोई भी गिवन कंपाउंड एक एसिड्स है। होप इट इज क्लियर। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट मिस्टर ए लेवाइजर,
ए लेवॉइजर। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट मिस्टर एंटोनी लेवॉइजर आए, एंटोनी लेवॉइजर। और एंटोनी लेवॉइजर ने क्या किया, गिवन कंपाउंड्स या कंपाउंड्स को, कुछ कंपाउंड्स को टेस्ट किए, कुछ कंपाउंड्स को देखे और उनके बाद उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि भाई ये गिवन कंपाउंड एक एसिड्स है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कि लेवॉइजर साहब ने क्या एसिड्स के बारे में कहा, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी एसिड्स को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, है ना। ये लेवॉइजर ने एसिड्स के रिगार्डिंग क्या कहा, इन सारे पॉइंट्स को अपन यहां पर समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में लेवॉइजर ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया एसिड्स के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा कि एन एसिड इज अ oxygenic substances. An acid is a oxygenic substances. सिंपल वर्ड से, सिंपल तरीके से लेवॉइजर ने एसिड्स को डिफाइन किया। लेवॉइजर ने बोला कि एक एसिड ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है, एक ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है। बात को समझना बच्चों, यहां पर ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है। और ऑक्सीजेनिक वर्ड जो है एक्चुअल में बेटा, ये वर्ड्स एक्चुअल में ग्रीक के एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। होप इट इज क्लियर। ऑक्सीजेनिक एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है सॉर टेस्टिंग। तो क्लियर हो गया कि लेवॉइजर ने एसिड्स के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि भाई एक एसिड ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसी सब्सटेंस है जो सॉर टेस्टिंग है, जिसकी टेस्ट क्या है, सॉर है, खट्टी है। ऑक्सीजेनिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड थी और उस ग्रीक वर्ड ऑक्सीजेनिक का मीनिंग था सॉर टेस्टिंग। होप इट इज क्लियर। तो इससे क्या मतलब, क्या मीनिंग अपन लगाते हैं, इससे अपन मीनिंग लगा रहे हैं कि एसिड एक ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है, मींस कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो सॉर इन टेस्ट है, जो टेस्ट में खट्टी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कि कोई भी एसिड्स जो एसिड के, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज है, एसिड की जैसा बिहेव कर रहा है, वो इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। होप इट इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात को समझना बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं। लेवॉइजर ने कहा एसिड ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है। ऑक्सीजेनिक एक ग्रीक वर्ड थी और ग्रीक वर्ड ऑक्सीजेनिक का मतलब हुआ एक ऐसी चीज है जो टेस्ट में क्या हो, खट्टी हो। और साथ ही उन्होंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस जो एसिड के जैसे बिहेव करे या कर रही है या करेगी, परहैप्स उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, मींस कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंसेस बिहेव एज एन एसिड, कि कोई भी सब्सटेंस जो एसिड के जैसे बिहेव कर रही है वो केवल और केवल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए उन्होंने इसे ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस कहा, है ना। क्या ये चीज क्लियर है, ये चीज सही है क्या? लेवॉइजर के हिसाब से हम, अगर मैं कंपेयर करूं आज की कंसेप्ट को, आज की मॉडर्न कंसेप्ट को अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस कंसेप्ट लेवॉइजर के हिसाब से या लेवॉइजर के कंसेप्ट से, तो क्या है, ये हद तक ये डेफिनेशंस बिल्कुल सही नहीं है। आज डेफिनेशंस बहुत डिफरेंट तरीके की आ चुकी है ना। तो हम सिंपल मीनिंग लगाएंगे कि यहां पर जो लेवॉइजर ने जो पहले स्टेटमेंट दिया एक एसिड्स के बारे में कि एसिड एक ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस है ना, और इस किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड की जैसी जो प्रॉपर्टी है या वो एसिड के जैसे जो बिहेव कर रही है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स के लिए, है ना, तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड की जैसे बिहेव करता है पर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल HCl ले लो आप, HCl के अंदर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये एक एसिड है। HBr ले लो या HI ले लो, ये इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये एक एसिड है। HBr ले लो आप,
इसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी ये एसिड के जैसे बिहेव करती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लेवॉइजर ने जो कॉन्सेप्ट बताया या लेवॉइजर ने जो एसिड्स के बारे में कॉन्सेप्ट अपना दिया है ना, वो आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो डेफिनेशंस वैलिड नहीं है, मतलब वो एक वैलिड डेफिनेशंस नहीं माना जा सकता है। मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ऐसी बात नहीं है कि कोई सबस्टेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन हो वो सारे एसिड के जैसे बिहेव करे, या जिसके अंदर ऑक्सीजन हो केवल वही एसिड्स होगी, ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है ना। तो इस तरीके से लेवॉइजर के कॉन्सेप्ट आगे बहुत दिन तक या बहुत आगे तक कंसीडर नहीं किया गया, इसे फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, इसे फिर नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे अनदर साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरा साइंटिस्ट इसके जस्ट बाद आए, उनका नाम था हम्फ्री, उसका नाम था हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी जो इसके जस्ट बाद साइंटिस्ट आए, एक्चुअल में ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे। क्या थे? इंग्लिश केमिस्ट थे। ही वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट। ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे। जब उन्होंने देखा कि लेवॉइजर साहब ने एसिड को डिफाइन किया है इस तरीके से कि एसिड एक ऑक्सीजेनिक सबस्टेंस है या मटेरियल है, और किसी भी सबस्टेंस जो एसिड के जैसे बिहेव करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और वो टेस्ट में खट्टी होगी, है ना। तो उसके बाद हम्फ्री ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सपोज किया और उन्होंने कहा, वास्तव में इनफैक्ट हम्फ्री डेवी भी जस्ट लाइक लेवॉइजर के ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपना स्टेटमेंट दिया। कुछ उन्होंने न्यूली कॉन्सेप्ट नहीं बनाया या कुछ इस तरीके की कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जो आगे फ्यूचर में ये काम आए। बस उन्होंने इन्हीं के कॉन्सेप्ट को, लेवॉइजर के ही कॉन्सेप्ट को रिपीट किया कि ये श्योरली एक सबस्टेंस जिसके जो एसिड के जैसे बिहेव करती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो फिर वो एसिड के जैसे बिहेव नहीं करेगी। मतलब जस्ट सिमिलरली लेवॉइजर के ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिपीट किया और उन्होंने हाँ कहा कि यस, एक एसिड टेस्ट में खट्टी होती है और कोई सबस्टेंस जो एसिड के जैसे बिहेव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उन्होंने एक एग्जाम्पल्स बताया, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया नाइट्रस ऑक्साइड का। कहा कि नाइट्रस ऑक्साइड बिहेव एज एन एसिड। नाइट्रस ऑक्साइड एक एसिड के जैसे बिहेव करती है ना, एसिड के जैसे बिहेव करती है वो इसलिए क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो हो गया सिंपल चीज, है ना, हो गया सिमिलर चीज। जो लेवॉइजर ने कहा कि कोई भी एसिड ड्यू टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिड के जैसे बिहेव करेगी, है ना, तो सिमिलरली सेम बात को हम्फ्री ने भी रखा कि हाँ बिल्कुल सच है कि कोई भी सबस्टेंस एसिड के जैसे बिहेव करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इनके हिसाब से भी एसिड एक ऑक्सीजेनिक मटेरियल ही था। मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो सबस्टेंस या वो मटेरियल एसिड के जैसे बिहेव कर रही थी, है ना। और उन्होंने कहा कि जैसे आप देखो कि ये नाइट्रस ऑक्साइड्स, है ना, जिसका केमिकल फॉर्मूला N2O हो रही है, N2O है ना, ये एक एसिड के जैसे बिहेव करता है, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसे हम लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। और ये एसिड के जैसे बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। मीन्स कि ये भी क्या है? ऑक्सीजेनिक मटेरियल है। इसकी भी टेस्ट कैसे होगी? खट्टी होगी, है ना। तो क्या आप तो समझ चुके हो कि हाँ भाई एसिड वो है जिसके अंदर केवल ऑक्सीजन है, वही एसिड के जैसा बिहेव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत ऐसे मटेरियल है, हमारे पास CO2 है ना, हमारे पास H2O है, हमारे पास H2O2 है ना। तो बहुत सारे चीज हैं जो एसिड के जैसे बिहेव नहीं कर सकता। बहुत मेनी काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर which having the oxygen atom but they cannot behave as an acid. Hence it is clear that कि ये कोई फैक्ट, ये कोई कारगर फैक्ट और ये कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं थी एसिड्स की जो इस चीज को फॉर फ्यूचर्स तक डिफाइंड कर सके और एक स्टेबल रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशंस बना सके कि भाई एसिड एक वही सबस्टेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी और वो टेस्ट में खट्टी होगी। आफ्टर दैट एक ग्रेट साइंटिस्ट और भी आए, जर्मन साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट आए।
या फिर जर्मन केमिस्ट आप बोलो कि जर्मन केमिस्ट है ना, जर्मन केमिस्ट, दिस जर्मन केमिस्ट वॉज मिस्टर लिबिग, मिस्टर लिबिग, लिबिग, मिस्टर लिबिग है ना, लिबिग आए। लिबिग जो एक जर्मन केमिस्ट थे जो हम्फ्री डेवी के जस्ट बाद आया, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट कुछ ईयरों में आया, कुछ सालों के बाद हमारे साइंटिस्ट आए लिबिग साहब। लिबिग साहब ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस which having hydrogen atom, which having hydrogen atoms और एटम और एटम्स। अब यहां पर देखो कॉन्ट्राडिक्शंस हो गई बात में, है ना। अब लिबिग कह रहा है कि ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि वो सारे सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन हो और वो एसिड के जैसे बिहेव करे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक एसिड ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम होती है। मींस इनके हिसाब से, अगर मैं लिबिग के हिसाब से देखूं तो लिबिग क्या कहना चाह रहा है, लिबिग कहना चाह रहा है कि एसिड नो डाउट एक सब्सटेंस है लेकिन विच हैविंग द हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली, मतलब कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर डेफिनेटली कंपल्सरीली हाइड्रोजन एटम होगी, हाइड्रोजन एटम होगी। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो फिर वो एसिड नहीं हो सकता है या फिर एसिड के जैसे बिहेव नहीं कर सकता है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि लिबिग की कॉन्सेप्ट हद तक एक्यूरेट है, हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि आप जब भी कोई भी एसिड्स उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ एसिड्स के अंदर आपको हाइड्रोजन एटम दिखाई देगी, मोस्ट ऑफ एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन एटम्स दिखाई देगी। मींस कि इसके जर्मन केमिस्ट जो मिस्टर लिबिग थे, इनके कॉन्सेप्ट एसिड के रिगार्डिंग बहुत हद तक एक्यूरेट थी और उनका कहना भी सही था कि वो सारे एसिड्स या वो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है, दे कैन बिहेव एज एन एसिड, वो एक एसिड के जैसे बिहेव कर सकती है, वो एक एसिड्स हो सकती है, या फिर ऑल दोज सब्सटेंसेस which having hydrogen atom which having hydrogen atom that can be an acid, जो एक एसिड्स हो सकती है। और an acid is a substances which compulsorily which definitely having the hydrogen atom, जिसके अंदर निश्चित रूप से हाइड्रोजन एटम होगी, है ना। चलो तो ये सारे देखते रहे हमने कि हमने देखा, पहले देखा हमने लेवोइजर साहब ने क्या बताया एसिड्स के बारे में, दूसरा साइंटिस्ट हमारे हम्फ्री डेवी ने क्या बताया एसिड्स के बारे में, तीसरे साइंटिस्ट हमारे जर्मन केमिस्ट मिस्टर लिबिग ने क्या बताया। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, इन सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद लास्ट में एक साइंटिस्ट आए मिस्टर ऑगस्ट 70 आर्हेनियस, मिस्टर 70 आर्हेनियस, और उन्होंने एसिड्स के डेफिनेशंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया, जो आज के डेट में मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ एन एसिड्स के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने एक एसिड्स के रिगार्डिंग एक बेस्ट क्लास की डेफिनेशंस, एक बेस्ट क्लास की कॉन्सेप्ट उन्होंने पुट फॉरवर्ड की, जो आज के टाइम में मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ एन एसिड्स या फिर आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड्स के नाम से जानी जाती है। सो दिस इज द लेटेस्ट साइंटिस्ट मिस्टर आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अपनी कॉन्सेप्ट दिया आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड्स। आर्हेनियस इसके बाद के साइंटिस्ट आए और आर्हेनियस ने भी एसिड्स के बारे में कहा, जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेफिनेशंस, या अपन बोले मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, एसिड के रिगार्डिंग सबसे मॉडर्न और सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन। इन सारे साइंटिस्टों को स्टडी करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद 70 आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी रखी एसिड्स के रिगार्डिंग, जिसे हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे ही मॉडर्न थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं कि आर्हेनियस ने एसिड्स के रिगार्डिंग क्या कहा, क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने क्या क्या बात बताया एसिड्स के बारे में,
इन पॉइंट्स को समझते हैं। तो सिंपल वे में आर्हेनियस ने बताया कि एन एसिड इज a substance which delivering hydrogen ions, means H plus ions in aqueous solution. अल्टीमेटली लास्ट में फाइनली मिस्टर आर्हेनियस ने सारे डेफिनेशंस को चेंज कर दिया, चाहे वो लेवोइजर का हो, चाहे वो डेवी का हो, चाहे वो लिविक का हो, है ना, सभी के कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए अल्टीमेटली आर्हेनियस ने एक मॉडर्न डेफिनेशन एक एसिड्स का दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड्स के नाम से जानते हैं। एसिड्स के सबसे लेटेस्ट डेफिनेशंस आर्हेनियस ने पुट फॉरवर्ड की और उन्होंने कहा कि एक एसिड एक सब्सटेंस है, नो डाउट एसिड एक सब्सटेंस है विच delivering या gives means या furnish hydrogen ions means H plus ions in aqueous solutions, means जब भी हम एसिड को वाटर के साथ ऐड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जब भी हम एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशंस बनाएंगे वो क्या देगी बेटा, वो डिलीवरिंग हाइड्रोजन आयंस, वो अपने को हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। दैट इज वेरी सिंपल। आर्हेनियस ने बताया कि एसिड नो डाउट एक सब्सटेंस है और जब भी हम एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे, मीन्स जब भी हम उसे वाटर के साथ ऐड करेंगे वो अपने को डेफिनेटली क्या देगी, हाइड्रोजन आयंस देगा, मीन्स H प्लस आयंस देगा, मीन्स कि वो वाटर के अंदर, वो सॉल्यूशंस के अंदर क्या फर्निश करेगी, क्या डिलीवर करेगी, तो हाइड्रोजन आयंस डिलीवर करेगी। होप इट इज क्लियर। दैट इज द very defined definitions, very well defined definitions of an acids that's given by the Mr. Arrhenius. That's why this theory, this concept of an acid is called as the Arrhenius theory of an acids, जिसके वजह से हम इसे Arrhenius theory of an acids के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे modern definitions of an acids के भी नाम से जानते हैं। चलिए इन्होंने और आगे क्या कहा, जैसे हम एग्जाम्पल्स में कुछ ले लें। मान लो कोई एसिड है ना, अगर मैं एसिड्स का बात को समझने की कोशिश कर रहा, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है विच डिलीवरिंग H प्लस आयंस और हाइड्रोजन आयंस, जो H प्लस आयंस या हाइड्रोजन आयंस डिलीवर करेगी इन एक्वस सॉल्यूशंस में। और बच्चों आप समझ रहे हो कि एक्वस सॉल्यूशंस मींस व्हाट, कि एनीथिंग एल्स व्हिच एडेड विद द वाटर दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ दैट मटेरियल। तो जैसे ही हम एसिड को वाटर के साथ ऐड करेंगे, H2O के साथ ऐड करेंगे, दैट विल बी द एक्वस सॉल्यूशंस और एक्वस ऑफ एन एसिड। तब हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे ही कोई एसिड वाटर के साथ ऐड होती है तब हम उसको बोलेंगे, उस एसिड्स को बोलेंगे कि अब ये एसिड्स क्या बन चुकी है, एक्वस बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एक्वस बन चुकी है ना। अब हम देखते हैं कि कैसे, इस तरीके से, है ना। चलिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स पकड़ लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स पकड़ लिया, राइट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को मैंने वाटर के साथ मिलाया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही वाटर के साथ ऐड होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को वाटर के साथ मिलाया तो सिंपली वहां पर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गई उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की, या फिर हम जो भी जिस टाइप की एसिड्स ले उस एसिड्स की। तो जैसे ही मैंने एसिड्स को वाटर के साथ मिलाया कि एसिड्स क्या करेगी, एसिड स्टार्ट टू डिलीवरिंग H प्लस आयंस मींस हाइड्रोजन आयंस। इस एसिड्स के पास जो हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, हाइड्रोजन आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन आयंस के अंदर। होप इट इज क्लियर, है ना। और इसी तरीके की एसिड की टेंडेंसी को, जिस किसी सब्सटेंस में इस तरीके की टेंडेंसी है तो अपन उसको क्या बोलेंगे,
आर्हेनियस के हिसाब से कि वो एसिड से जो कोई भी सबस्टेंस, जो कोई भी मटेरियल वाटर के साथ ऐड होकर के मींस उसकी एक्वस सॉल्यूशंस बना करके यदि वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देना शुरू कर दे, मींस हाइड्रोजन आयंस देना शुरू कर दे उस एक्वस सॉल्यूशंस में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सबस्टेंस है दैट इज एन acid according to the Arrhenius. An acid is a substance which delivering hydrogen ions in aqueous solution. In aqueous solutions means when added with the water. चलिए हम इसे प्रैक्टिकली भी कुछ लेबोरेटरी तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए अब हमने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है बच्चों? वाटर ले रखा है। इस कंटेनर के अंदर वाटर है ना, और मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास कुछ क्या है, एसिड्स है। सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, है ना, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं इस टेस्ट ट्यूब में, है ना, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर है। होप इट इज क्लियर। जैसे ही मैं इस एसिड्स को मैं ऐड करूंगा इस वाटर के साथ, तो ये चीजें क्या होगी आप समझ सकते हो। जैसे ही HCl वाटर के साथ ऐड होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगी, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगी। जैसे ही मैंने यहां पर ऐड किया एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को इस वाटर के साथ, यहां पर जो प्रिपेयर हुई ये चीजें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl की क्या होगी, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगी। अब जैसे ही एसिड इसके अंदर गिरी, ये क्या करना शुरू करा, हाइड्रोजन HCl के पास जो अवेलेबल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टूट करके H+ डिसोसिएट करके H+ आयन में और Cl- आयन के अंदर बिखर जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर। मींस कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं, है ना, इसे अपन यहां देखते हैं। मैंने HCl लिया था, है ना, और HCl को मैंने एक्वस बना दिया, मतलब आप समझ चुके हो कि मैंने इसके HCl को वाटर के साथ ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने वाटर के साथ ऐड किया कि इसके पास जो अवेलेबल हाइड्रोजन है ये स्टार्ट हो जाएगी डिसोसिएट होना, और किस में डिसोसिएट हो गई सर, ये हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो गया। और जो क्लोराइड थी वो किस में, तो सर क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट कर गया। और ये दोनों पूरे सॉल्यूशन के अंदर H+Cl- के फॉर्म में पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशंस क्या होगी, बिखर जाएगी इसी तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से आर्हेनियस ने कहा कि जब भी हम किसी एसिड्स को वाटर के साथ ऐड करेंगे, मींस जब भी हम एक्वस सॉल्यूशंस लेंगे किसी एसिड्स की, तो वो क्या करेगी, एसिड्स उस वाटर के साथ वाटर के अंदर डिसोसिएट कर जाएगी, है ना, किसमें, H+ आयंस में। मतलब कोई भी एसिड्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं बच्चों, तो उस एसिड्स की हाइड्रोजन डिसोसिएट कर जाएगी विद इन द सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयंस में। अब यहां पर कंडीशंस थोड़ी सी और समझनी है। एक्चुअल में आपने तो देख लिया कि सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर HCl टूट गई H+ में और Cl में, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर बिखर चुकी है, मतलब वाटर के अंदर बिखर चुकी है ना। अब होता ये है कि H+ आयंस एक्चुअल में ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, अनस्टेबल स्पीसीज है। मतलब कि जिस किसी कंटेनर में मैंने वाटर लिया था और उस वाटर के साथ जो मैंने एसिड को ऐड करी थी, और वो एसिड टूट गई H+ और Cl- में, और पूरे वाटर के अंदर वो फैल चुकी है, वो एक्चुअल में उस वाटर के अंदर जो H+ है वो अनस्टेबल है, स्टेबल है ही नहीं। H+ के अंदर कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब वो वाटर के अंदर स्टेबल कर ही नहीं रही है। होती तो ऐसा डेफिनेटली है कि जो कोई भी एसिड्स है H+ आयन में टूटती तो है वाटर के अंदर, लेकिन वो इतनी ना अनस्टेबल होती है कि वो अच्छे से उस वाटर या सॉल्यूशन के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सॉल्यूशन के अंदर रिमेन कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर H+ के फॉर्म में बना नहीं रहता, उसकी एग्जिस्टेंसी वाटर के अंदर एकदम स्टेबल फॉर्म में नहीं रहती। तो रिजल्टेंटली होती क्या है, वो H+ आयंस
ये H प्लस आयंस फिर से उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करके, वाटर मॉलिक्यूल्स जिस वाटर में हमने HCl को डाला था उस मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो करके किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। बोले तो हाइड्रोनियम आयंस में, बोले तो हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। होप इट इज क्लियर। देखो माजरा क्या था, यहां पर मैंने सब्सटेंस लिया था HCl, है ना, जो एक एसिड्स था, है ना, मैंने उसको वाटर के साथ ऐड किया, वो अब ये क्या बन गया? एक्वस बन गया, है ना। तो जैसे ही वाटर के साथ ऐड हुआ HCl के H टूट करके H प्लस आयन में, HCl कंप्लीटली वाटर के अंदर H प्लस आयन में और Cl माइनस आयंस में, बोले तो हाइड्रोजन आयंस में और क्लोराइड आयंस में थ्रू आउट द सॉल्यूशंस, थ्रू आउट द वाटर बिखर गई। लेकिन सवाल यह है यहाँ पर उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो वाटर के अंदर H प्लस के फॉर्म में बना रहे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो H प्लस आयंस उस सेम वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करके किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? तो ये H3O प्लस, बोले तो हाइड्रोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका। अब ये हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में उस वाटर के अंदर अवेलेबल है। और ये क्या होगी बच्चों? तो एक्वस होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, मैंने एक चीज और भी मेंशन कर दूं, ये एक्वस है, ये भी एक्वस होगी क्योंकि वाटर के अंदर है। तो HCl एक्वस थी तो H प्लस भी एक्वस, Cl माइनस भी एक्वस। अब ये H प्लस एक्वस, है ना, उस वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयंस, एक्वस हाइड्रोनियम आयंस। तो ये थी कॉन्सेप्ट आर्हेनियस की, जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट डेफिनेशंस किसकी थी? एसिड्स की थी। तो कभी भी अगर आप एसिड्स की डेफिनेशंस को रिमेंबर करते हो या एसिड्स की डेफिनेशंस लिखते हो तो आप सिंपल लिखेंगे कि एसिड्स इज अ सबस्टेंसेस, एसिड इज अ सबस्टेंस which furnish or which gives or which deliver H plus ions in their aqueous solutions or in aqueous solutions। कि एसिड एक सब्सटेंस है जो डेफिनेटली H प्लस आयन देगी, हाइड्रोजन आयन देगा aqueous solutions के अंदर, राइट। अब थोड़ी सी आगे उसमें और भी समझा देना है कि H प्लस आयंस इज नॉट एन स्टेबल स्पीसीज। H प्लस आयंस एक स्टेबल स्पीसीज नहीं है जो उस वाटर के अंदर वो H प्लस के फॉर्म में हमेशा बनी रहे, इसीलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिर से अगेन रिएक्ट विद द वाटर, सेम वाटर मॉलिक्यूल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोनियम आयंस। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। होप इट इज क्लियर। या फिर आप डेफिनेशन ऐसे भी लगा सकते हो कि एन एसिड इज अ सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स hydronium ions with the water molecules, या with the water molecules or in their aqueous solutions और in aqueous solutions। कि एसिड एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोनियम आयंस देती है अपने aqueous solution में। होप इट इज क्लियर, है ना, दैट्स इट। नाउ एक छोटा सा और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, है ना, आर्हेनियस के ऊपर, है ना, आर्हेनियस के स्कीम के ऊपर एक और हम छोटा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। हम ले लेते हैं एक H2SO4। आप जानते हो कि ये वेरी पॉपुलर एसिड्स है ना, H2SO4 दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड्स, है ना। अभी मैंने सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ली है, अब मैंने क्या किया, इसको वाटर के साथ ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये? सर सिंपल चीज, अब ये H2SO4 एक्वस बन गया। क्या बन गया? एक्वस बन गया। एक्वस बन गया मीन्स कि अब जो सल्फ्यूरिक एसिड्स थी वो सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गई। अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड्स जो एक्वस है इसमें क्या होगी, H2SO4 के जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये टूट जाती है। मतलब किस तरीके से? H2SO4 के जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये डिसोसिएट कर जाएगी H प्लस आयंस में और सल्फेट आयंस में, SO4 2 माइनस आयंस में, इस तरीके से। यानी पानी के अंदर, उस पानी के अंदर 2H प्लस और SO4 2 माइनस कंप्लीटली रोटेट करती रहेगी। मतलब लाइक दिस, ऐसा। जैसे यहां देखो, जैसे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया था सर? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। हमारे पास ये दूसरी कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया? इस कंटेनर में सर मैंने H2O लिया, वाटर लिया है। अब मैं क्या किया, इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बना? H2SO4 एक्वस बन गई,
H2SO4 एक्वस बन गई। जैसे ही H2SO4 इसके अंदर, जैसे ही वाटर के अंदर उतरी, मीन्स गई, वो क्या हुई, H2SO4 2H प्लस और SO4 2- के फॉर्म में पूरे थ्रू आउट द वाटर फैल गई। मतलब 2H प्लस 2H प्लस 2H प्लस 2H प्लस 2H प्लस SO4 2- SO4 2- SO4 2-, इस तरीके से थ्रू आउट द वाटर मॉलिक्यूल्स, थ्रू आउट द वाटर ये सारे क्या हुए, फैल गए। अब फिर से वही कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट, बिकॉज ये H प्लस अनस्टेबल स्पीसीज है, अनस्टेबल स्पीसीज है, ये स्टेबल करेगी ही नहीं वाटर के अंदर, तो फिर क्या करेगी, ये H प्लस फिर से इसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के H प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के, मतलब H2O के सेम मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, H3O प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक्वस लगा दे अपन, है ना, H प्लस एक्वस उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट थी हाइड्रोनियम आयंस। होप इट इज क्लियर। तो यही कंसेप्ट था हमारा किसका, आर्हेनियस का। आर्हेनियस ने कहा देयर इज नथिंग, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच फर्निश, व्हिच गिव्स, व्हिच डिलीवरिंग हाइड्रोजन आयंस विद इन द सॉल्यूशंस और विद इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और इन एक्वस सॉल्यूशंस, है ना। होप इट इज क्लियर। ध्यान रखना है कि H प्लस आयंस एक स्टेबल स्पीसीज नहीं है, एक स्टेबल आयंस नहीं है, तो होगा क्या, ये H प्लस आयंस उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 3 2 1 3, यहाँ से 2 है, अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसके पीछे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगी, ऑक्सीजन 2, है ना। और अगर मैं इसके पीछे 3 और 2 5 4 लगा दूं, है ना, इसके पीछे 4 लगा दूं, है ना, तो 4H प्लस H2O 4 2 6 4 3 2 जा 6, है ना, सिंगल हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन डबल, इसके पहले 2 लगा लो आप, है ना, और इसके पहले आप लगा दो 4 हो गया, इसके पहले 2 लगा दो, है ना। तो ये इस तरीके से बैलेंस भी अपन कर सकते हैं कि ये इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस भी हो सकती है ना। 2 प्रोटॉन्स, 2 H प्लस, 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट कर लेगी विद इन द सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न डेफिनेशंस पर, दैट इज द ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड्स एंड बेसिस, है ना। देखते जा रहे हैं हम ग्रेजुअली कैसे कैसे डेवलपमेंट हिस्ट्री थी एसिड्स की। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले लेबोइजर साहब आए। लेबोइजर साहब ने क्या कहा कि एसिड्स भाई एक ऑक्सीजेनिक मटेरियल है, जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ड्यू टू ऑक्सीजन्स है उस सब्सटेंस के अंदर एसिडिक टेंडेंसी, और वो टेस्ट में क्या होगी, खट्टी होगी। ठीक उसी तरीके से कौन आए, इंग्लिश केमिस्ट मिस्टर हम्फ्री डेवी आए। हम्फ्री डेवी ने सेम उन्हीं के बातों को अगेन रिपीट कर दिया कि डेफिनेटली एक एसिड एक सब्सटेंस है और उसके अंदर जो एसिडिक टेंडेंसी या एसिडिक बिहेवियर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट में थर्ड साइंटिस्ट आए मिस्टर लिबिक, जिन्होंने सारी कंसेप्ट को लेबोइजर के एंड डेवी के भी कंसेप्ट को चेंज कर दिया कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, एसिड्स एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर एसिडिक टेंडेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन की वजह से उसके अंदर एसिडिक टेंडेंसी है। आफ्टर दैट बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे स्टडी करने के बाद आर्हेनियस साहब आए। आर्हेनियस ने तमाम कंसेप्ट, तमाम हिस्ट्री को चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो, एसिड्स एक सिंपल चीज़ है, एसिड्स एक ऐसी सब्सटेंस है जो जैसे ही आप उसे वाटर के अंदर उसे उतारोगे कि एसिड्स H प्लस आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस डिलीवर करना शुरू कर देगा उस वाटर के अंदर, है ना, और वह
H प्लस आयंस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, जिसके वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के मिल करके हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। अब आते हैं सबसे लेटेस्ट, है ना, जो बुक्स वगैरह में मेंशन तो नहीं है, फिर भी अपन थोड़ी सी नॉलेज के लिए पढ़ लें, क्योंकि आगे वाले सेक्शन में, आगे वाले स्टैंडर्ड में आपको नीड होगी ही होगी, आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट थी हमारी वो था, ये 4th नंबर आई थिंक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4th, ये 5th होगी, है ना, 5th होगी। ये है ब्रॉन्ज स्टेट। ब्रॉन्ज स्टेट ऐसे ओ कटा हुआ रहता है, लेकिन आप ऐसे सिंपल मान लो ओ है ये, है ना। ब्रॉन्ज स्टेट लोरी, ब्रॉन्ज स्टेट लोरी कॉन्सेप्ट्स लोरी, LORY, ब्रॉन्ज स्टेट लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, है ना बच्चों। यहां से देखें, हाँ, तो हमारा 5th था ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसको हम कहते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रोटोनेटेड थ्योरी या प्रोटॉन्स थ्योरी ऑफ एन एसिड्स, ऑफ एसिड्स या ऑफ एन लगा लो, ऑफ एन एसिड एंड बेस, इस नाम से भी जानते हैं बच्चों, है ना। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस के रिगार्डिंग ब्रोंस्टेड और लोरी के, ये देखो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ब्रोंस्टेड एक अलग है, लोरी एक अलग है। ये भी एक बेस्ट साइंटिस्ट और केमिस्ट थे, ये भी एक बेस्ट साइंटिस्ट और केमिस्ट थे, दोनों ने मिल करके ये कॉन्सेप्ट बनाया एसिड्स और बेस के रिगार्डिंग, और उन्होंने डेफिनेशंस दिया। ये इसी के थ्योरी को हम बोलते हैं प्रोटॉन्स थ्योरी ऑफ एन एसिड्स एंड बेसिस। इन्होंने कहा a compound that can transfer a proton, देखो बच्चों समझो, a compound that can transfer a proton to any other compound is an acid। सिंपल डेफिनेशंस, लेकिन आपको पहले बता दूं कि इनकी भी कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच खा रही है। कह रहा है कि अ कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर सकती है प्रोटॉन को, दैट कैन ट्रांसफर प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड को, है ना। कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकता है, जो एक प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकता है, कोई कंपाउंड जो एक प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकता है टू एनी अदर कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड को, वो क्या होगी, एक एसिड होगा। वो क्या होगी, एक एसिड होगा। अब यहां पर थोड़ी सी बात बच्चों को समझ नहीं आती है, मतलब नहीं आएगी, मतलब सर ये क्या है कि एक कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर अ प्रोटॉन टू एनी अदर, यानी कोई कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड को एक प्रोटॉन ट्रांसफर करेगी, क्या वो सिंपली एसिड हो जाएगा? बिल्कुल। आप पहले समझ लो कि ये प्रोटॉन क्या होता है। तो बच्चों प्रोटॉन इट इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल, इट इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल। सबसे पहली चीज कि प्रोटॉन एक न्यूक्लियर पार्टिकल है दैट having one unit positive charge, one unit positive electrical charge, लगा दो, one unit positive electrical charge called proton,
प्रोटॉन, है ना। मतलब कि प्रोटॉन क्या है, एक न्यूक्लियर पार्टिकल है, मतलब कि वो न्यूक्लियस की चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी सेल ऑर्बिट या ऑर्बिटल की मटेरियल हो, है ना। प्रोटॉन एक न्यूक्लियर मटेरियल है, मींस न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस है सिंपली वो, है ना, जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है, जिस पर क्या होता है बच्चों, वन यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। लाइक क्या, जैसे कि H प्लस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन आइंस भी, इसी को अपन हाइड्रोजन आइन भी बोलते हैं, यही हमारा हाइड्रोजन आइंस भी है। बट नो डाउट यही हाइड्रोजन आइंस भी अपना प्रोटॉन भी है, नो डाउट। प्रोटॉन्स को शायद आपने पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है ना, तो पढ़ा होगा कि H प्लस आयंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। कैसे, यहां देखिए हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास इसकी एटॉमिक नंबर्स कितनी है, 1 है, मींस कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 1 है। अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो ये न्यूक्लियस और ये इसकी सेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, है ना। और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, ये हाइड्रोजन एटम्स यदि अपनी 1 इलेक्ट्रॉन्स अपनी इस सेल से डोनेट कर देगी, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी जो ये सेल है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये सेल इसकी खत्म हो जाएगी, और क्या बच जाएगा, केवल न्यूक्लियस बच जाएगा। और इस न्यूक्लियस में क्या बची पड़ी है, तो सर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बची हुई है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, H प्लस आयंस बोलते हैं। यही क्या हमारा H प्लस आयंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स क्या है, वेरी सिंपल, प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियर मटेरियल है, प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, जिस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं लॉरी ब्रोंस्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट पर। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मटेरियल्स, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड, है ना, सपोज कि H2SO4, अगर ये कंपाउंड क्या कर रही हो, H प्लस आयंस मीन्स अगर प्रोटॉन डोनेट कर रही है, H प्लस आयंस क्या है, हम इसको किस नजरिए से देखेंगे यहाँ पर ब्रोंस्टेड और लॉरी के केस में, तो हम H प्लस आयंस को प्रोटॉन्स के नजरिए से देखेंगे, ठीक, या फिर प्रोटॉन्स बोल लेंगे। लेकिन नो डाउट वो एक हाइड्रोजन आयंस भी है, या आप हाइड्रोजन आयंस बोल लो या फिर आप प्रोटॉन्स बोल लो। तो यदि ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि कोई कंपाउंड ऐसा कर रहा हो कि एक प्रोटॉन्स दूसरे किसी कंपाउंड को दे रहा हो, है ना, दूसरे किसी कंपाउंड को दे रहा हो, तो वो क्या कहलाएगी, ये सब्सटेंस एसिड कहलाएगी, है ना। जैसे कि आपने क्या देखा अभी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में देखा कि H2SO4 को जैसे हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, ये क्या करती है, अपनी H प्लस आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस मीन्स अपनी प्रोटॉन किसको दे देती है, वाटर को दे देती है, और इस तरीके से वाटर इसके साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि H2SO4 आर्हेनियस के हिसाब से भी एक एसिड्स है, वहां पर भी H2SO4 यही काम कर रही है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर रही है, मतलब हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर रही है, किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को, और फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके या वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिल करके किस में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो रही है। तो आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट भी वही है जो ब्रोंस्टेड की कॉन्सेप्ट है, और ब्रोंस्टेड की जो कॉन्सेप्ट है सेम क्या है, आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट है। बस फर्क बस इतना है कि आर्हेनियस ने कहा कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयंस फर्निश करेगी अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करी किसी दूसरे सब्सटेंस को, ब्रोंस्टेड के हिसाब से, लॉरी के हिसाब से, कि कोई कंपाउंड, है ना, जो प्रोटॉन डोनेट करे किसी दूसरे कंपाउंड को, वो क्या होगी, तो एक एसिड्स होगा। होप इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे ओवरऑल बच्चों एसिड्स की डेफिनेशंस। आप इसे नोट कर ही लिया होगा, आपने इसे देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, एसिड्स क्या है। फिर से मैं थोड़ी सी आपके साथ रिवाइज करवा दूं आपको। एसिड वर्ड लैटिन के एक वर्ड एसिडस से आई है। लैटिन का एक वर्ड एसिडस थी, जिस एसिडस वर्ड का मीनिंग था कोई ऐसी चीज जो टेस्ट में खट्टी हो, और उसी एसिडस वर्ड को मॉडिफाई करके साइंटिस्ट ने हमारे पास एक वर्ड भेजी है, एक वर्ड दी है, जो हम आज के साइंस में, आज के मॉडर्न केमिस्ट्री में उसे एसिड के नाम से जानते हैं। किसी किसी बुक्स में एसर या किसी बुक में एसिटम भी लिखा होगा, लेकिन सारी बात एक ही चीज़ है, चाहे वो एसिटम हो, चाहे वो एसर्स हो, चाहे वो एसिडस हो, सारी चीज़ मतलब
इन्हीं सभी वर्ड से क्या मिलकर के इन्हीं सभी वर्ड से मॉडिफाई करके क्या बनाई गई है, एसिड्स वर्ड बनाई गई है। मीन्स कि उसका मतलब कि कोई ऐसी मटेरियल जो टेस्ट में खट्टी हो। अब एसिड्स को कंप्लीट रूप से डिफाइन आज के मॉडर्न हिस्ट्री तक, आज के मॉडर्न डेफिनेशंस तक, आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से एसिड्स की डेफिनेशंस कुछ और है। प्रीवियस साइंस या प्रीवियस साइंटिस्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एसिड का डेफिनेशन कुछ और था। तो इसी तरीके से ये डेवलपमेंट हिस्ट्री हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से वैज्ञानिकों ने अलग अपने अपने तरीके से स्टडी करके और एसिड्स के बारे में लिखा और उनके बारे में उसने डेफिनेशंस दी और उन्होंने बताया कि एक्चुअल में एसिड्स के डेफिनेशंस क्या होगी या एसिड आप किसको बोलोगे। तो आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको, लेवॉइजर का कंसेप्ट पढ़ा, लेवॉइजर ने किस तरीके से एसिड को डिफाइन किया। उसके बाद हमने किसका, हम्फ्री डेवी का पढ़ा। उसके बाद हमने किसका, लिबिग्स का पढ़ा। उसके बाद हमने आर्हेनियस का पढ़ा। नेक्स्ट हमने किसका, ब्रोंस्टेड और लॉरी का पढ़ा। लेकिन लास्ट के जो 3 थे, कौन कौन, लिबिग जो बोला कि केवल हाइड्रोजन एटम होगी या कोई भी सबस्टेंस जो एसिड जैसा बिहेव करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। फिर आर्हेनियस ने कहा कि वो सबस्टेंस जो H+ आयंस देगी एक्वस सॉल्यूशंस में वो क्या होगी, एसिड्स होगी। ब्रोंस्टेड और लॉरी के हिसाब से वो कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन देगी, है ना, किसी दूसरे कंपाउंड को, वो क्या होगी, एसिड्स होगी। तो ये तमाम डेफिनेशंस हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है, सबसे पहले एसिड्स में हम आगे बढ़ने से पहले, टाइप समझने से पहले कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, है ना। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट पॉइंट आपने लगाना है, इट इज सॉर इन टेस्ट। सारे डेफिनेशन से क्या क्लियर हुआ कि भाई एसिड कुछ भी है, मतलब टेस्ट में वो खट्टा ही होगा। इट इज सॉर इन टेस्ट, है ना। नंबर 2, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि इट इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। मतलब इसका बच्चों मतलब कि एसिड जो होती है ना, कोरोसिव होती है, जलनशील होता है। जैसे ही अगर आपको कहीं पर गलती से आपके स्किन पर या आप कहीं किसी गलत तरीके से उसको टच कर देते हो विदाउट प्रिकॉशन की, तो वो एसिड्स आपको जला सकती है, वो जलन पैदा कर सकती है। मीन्स कि ध्यान रखना है कि एसिड्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर्स, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर्स, मतलब वो जलनशील है, मतलब उसे लगाते ही जलन पैदा होना शुरू हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। मतलब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं कि वाटर के साथ एसिड सॉल्युबल होती है या नहीं, तो डेफिनेटली एसिड्स क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अगर नहीं होता तो हमारे आर्हेनियस शायर ने ये कॉन्सेप्ट देता ही नहीं कि भाई कि कोई भी एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगी, मीन्स कि वो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीएच वैल्यू समझाएंगे हम। ये पीएच वैल्यू क्या होता है बेटा, पीएच चार्ट जब अपन पढ़ेंगे आगे। पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड इज लेस देन 7। मतलब कभी भी एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू वो कभी भी 7 से एक्सीड नहीं करेगी, एग्जैक्टली 7 भी नहीं होगी। अगर 7 भी हो गई तो फिर वो एसिड्स नहीं है। मतलब हमेशा क्या रहेगा, एसिड्स की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, मतलब लेस देन 7 होगी। होप इट इज क्लियर। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, कोई भी सबस्टेंस जो एसिड है, उसके सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। बेटा ये इंडिकेटर्स हैं,
है ना। हम यहाँ से चेक करते हैं ब्लू लिटमस पेपर्स, हमारे पास लेबोरेटरी में लिटमस पेपर होता है ना। तो जब भी हम किसी एसिड की सॉल्यूशंस बना करके और जैसे ही हम ब्लू वाले लिटमस पेपर पर अगर हम डालते हैं, सपोज कर लो कि ये ब्लू लिटमस पेपर है ना, और ये ब्लू लिटमस कौन सी पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है ना। और जैसे ही हम किसी एसिड्स का सॉल्यूशंस बना करके और कुछ ड्रॉप्स जैसे ही आप इस पर डालोगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और अगर अपन को चेक करना है कि मान लो कि एक कंटेनर है, आपको नहीं पता कि इसके अंदर जो रखी गई सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है ना। पता लगाना है कि ये क्या है, एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। आप क्या करना, फटाफट इसकी जो है ना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, वाटर के साथ ऐड करना और इसकी कुछ ड्रॉपर से ले करके उस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालना। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कन्वर्ट हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, तो सीधा समझना कि इस कंटेनर के अंदर जो रखी गई सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। वो क्या है, एसिड है। तो ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगली चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 नंबर कि सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट गाइस, है ना, कि सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड की जो सॉल्यूशन होती है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मतलब कभी भी अगर हम किसी एसिड्स की सॉल्यूशन प्रिपेयर करके इलेक्ट्रिसिटी के वायर उसमें अंदर डीप करके अगर मैं इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट करूं तो आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब हमेशा एसिड की सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को फेवर करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से, इस प्रॉपर्टी के वजह से हम इसे इलेक्ट्रोलाइट भी कॉल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट्स भी कॉल करते हैं, है ना। क्यों कॉल करते हैं किसी भी एसिड के सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि जब भी हम एसिड की सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। कितने सारे पॉइंट्स हो गया, 1 2 3 5, है ना, 6। होप इट इज क्लियर। हाँ, एक और भी सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए एसिड्स के रिगार्डिंग, वो ये है कि 7 नंबर, एसिड्स कैन नॉट बी प्लेस्ड into a metallic container। बेटा ध्यान देना है यहां पर कि कभी भी एसिड को आप एक मेटालिक कंटेनर में प्लेस नहीं कर सकते हो, क्यों? ऐसा क्या बात है सर कि हम किसी एसिड्स को किसी मेटालिक कंटेनर में प्लेस नहीं करेंगे? वो इसलिए बच्चों क्योंकि जब भी आप एसिड्स को मेटालिक कंटेनर में प्लेस करोगे, मान लो कि ये मेटालिक कंटेनर है, किसी भी मेटल्स का बना हुआ है लेकिन मेटल का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप इसमें एसिड्स को रख दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये एसिड्स क्या करेगी, मेटल के प्लेट्स को, मेटल को, है ना, मतलब कोरोड करता चला जाएगा, मतलब इसको खा जाएगा कंप्लीटली। मतलब वहाँ वो मेटल के प्लेट के साथ, मीन्स कि एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, मतलब रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब भी आप किसी भी एसिड को मेटल के कंटेनर में प्लेस करते हो कि वो उस मेटल के प्लेट के साथ रिएक्ट करके मेटल को कोरोड बना देती है, मेटल की स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देती है, तो होगा नतीजन क्या कि ये जो जिस कंटेनर में आपने मेटालिक कंटेनर में रखा है, कुछ दिनों के बाद ये कंटेनर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, मतलब ये गल जाएगा कंप्लीटली। इसीलिए हम कभी भी एसिड को कभी भी मेटालिक कंटेनर में प्लेस ना करके हम इसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्लेस इन द ग्लास कंटेनर, है ना। तो एसिड कैन नॉट बी प्लेस्ड इनटू अ मेटालिक कंटेनर बिकॉज
स्टार्ट टू रिएक्ट विद मेटल्स, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है ना। दैट्स वाई इट इज प्लेस्ड, दैट्स वाई इट कैन बी, या इट इज प्लेस्ड, है ना, इट इज प्लेस्ड इनटू अ ग्लास कंटेनर। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ग्लास के कंटेनर में प्लेस करते हैं। होप इट इज क्लियर। इसीलिए हम इसे ग्लास के कंटेनर में प्लेस करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था बच्चों, है ना, जो हमने देख लिया। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ें, एसिड्स टेस्ट में खट्टी होती है। दूसरा, एसिड्स कोरोसिव नेचर में होता है, मतलब जल सकते हम उसे, कभी भी ऐसे रेंडमली टच नहीं कर लेना है, अपने स्किन से टच नहीं करना है ना। कभी भी एसिड की अगर आप कोई वर्क कर रहे हो या लेबोरेटरी में एसिड को यूज़ कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर ग्लव्स का यूज़ करें। ये लेबोरेटरी ग्लव्स होते हैं, आप उसे यूज़ करेंगे, फिर आप आसानी से सेफ रहेंगे। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि कभी भी एसिड्स तीसरी पॉइंट है कि एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होती है, मतलब जब भी आप वाटर के साथ ऐड करोगे एसिड्स को, वो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसिड्स की जो पीएच वैल्यू होती है 7 से हमेशा कम होती है। पांचवी कि एसिड्स की जो सॉल्यूशंस होती है, अगर आप उसे लिटमस के पेपर पर पुट करते हो तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सारे तमाम पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर एग्जिस्टिंग, है ना, इन केमिस्ट्री, मतलब